हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यूपीएससी पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं आपके एग्जाम पर्पस के लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट को लेके, आप लोगों की तरफ से मेहनत दिख रही है, तो इसलिए मैंने आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन लेके आए हैं। कोई भी टीचर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के या ज्योग्राफी के या किसी भी सब्जेक्ट के एग्जैक्ट क्वेश्चन को नहीं बता पाएंगे, तो इसीलिए कंसेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास कंसेप्ट रहेगा तो आप एग्ज़ाम में किसी न किसी तरीके से, चाहे आप एलिमिनेट कर लो, चाहे आप फैक्ट के आधार पे आप क्वेश्चन को कर लोगे। तो चलो क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन ठीक लगेगा तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ अगर बाकी चीज़ों को भी शेयर, सब्सक्राइबर वगैरह आप लोग देख लेना, अगर ठीक लगे तो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और क्वेश्चन का पैटर्न जो रहेगा दोस्तों, इस बार हमने थोड़ा सा ये प्रयास किया कि आप लोग को क्वेश्चन हिंदी में दिया जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है संभवतः इंग्लिश में क्वेश्चन रहने पे समझने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होती है। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि किस नदी ने विश्व की सबसे गहरी घाटी का निर्माण किया है। तो इस चीज़ को समझिएगा कि नदियाँ जैसे क्या है, ज़्यादातर जो सदाबहार सदा नीरा नदियाँ होती है वो किसी माउंटेन से निकलती है, पहाड़ों से निकलती है, और मैदानी क्षेत्रों से होते हुए किसी सागर महासागर में गिरती है। अब जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से गुजरती है ना, तो कहीं कहीं पे वहाँ पे पहाड़ों को काटते हुए गहरी घाटियों का निर्माण करती है। तो सवाल ये पूछ रहा है कि कौन सी वो नदी है जो विश्व के सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, चूंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं तो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सबसे बड़ी, सबसे लंबी, सबसे गहरी, सबसे चौड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलो, आपके ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। चूंकि ये पहले बीपीएससी का एक पैटर्न रहा था कि ई नंबर ऑप्शन को भी रखता था, तो हम लोग उसको भी इस बार लेके चलेंगे। चलिए आंसर को डील करेंगे। देखते हैं कौन सी नदी है जो सबसे गहरी घाटी का निर्माण करता है। साथ ही साथ आप भारत में भी देखोगे तो भारत का तो चलो मैं आपको बता दूं कि भारत में जो सबसे गहरी घाटी का निर्माण करता है वो है आपकी गंगा नदी। जो जब आपकी अलकनंदा और भागीरथी निकलती है, तो दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में जो है गहरी घाटियों का निर्माण करती है। इसके अलावा भारत में देखोगे तो जो इंडस नदी है, इंडस जिसको हम लोग सिंधु भी बोलते हैं, तो ये सिंधु भी गहरी घाटी का निर्माण करती है। जब ब्रह्मपुत्र है, जब वो अरुणाचल वाले हिस्से में जाती है, तो याद रखोगे कि यहाँ पर वो रिफ्ट घाटी का निर्माण करती है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि रिफ्ट घाटी का निर्माण कौन करता है, तो याद रखोगे रिफ्ट घाटी में दो नदियाँ हैं, एक तो है ब्रह्मपुत्र और दूसरा है भारत में नर्मदा। तो नर्मदा और ब्रह्मपुत्र ये जो है क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो नर्मदा और ब्रह्मपुत्र क्या है, ये रिफ्ट वैली का निर्माण करते हैं। जबकि डीपेस्ट वैली की बात करें भारत में तो ये आपकी गंगा है, गंगा है, सिंधु है। फिलहाल विश्व की बात करें तो देखोगे नील नदी, अमेजन नदी, कोलोराडो और ब्रह्मपुत्र, इन चारों में से वो कौन सी नदियां हैं जो सबसे गहरी घाटी का निर्माण करेंगी विश्व की। तो ये तस्वीर आप देखो, ये तस्वीर आपको अमेरिका की है। अमेरिका में एक नदी है जिसका नाम है कोलोराडो। यहाँ पर देखिए आंसर भी दिया हुआ है कि कोलोराडो नदी जो है, कोलोराडो नदी जो अमेरिका के एरिजोना राज्य में जो है विश्व की सबसे गहरी घाटी का निर्माण करती है, जिसे दुनिया जो है किस नाम से जानती है, ग्रैंड कैनियन। ये बहुत फेमस जगह है, बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस है। सोचो इस नदी की सबसे गहरा बिंदु जो है, डीपेस्ट पॉइंट जो है, ये 1.6 किलोमीटर है। अब आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लो कि बुर्ज खलीफा भी जो है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, वो भी लगभग 900 कुछ मीटर है, यानी वो भी 1 किलोमीटर नहीं है। तो ये जो गहरी घाटी है ना, ये आसपास के ज़मीन से बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा गहरी है, इतना गहरा है। तो याद रखोगे सबसे गहरी घाटी कौन सी है, कोलोराडो नदी। और ये कौन से देश में है कोलोराडो, तो यूएसए में। भारत की बात करें तो भारत में कौन सा, गंगा। ठीक है, गहरी घाटी में कहाँ निर्माण करेगा, तो उत्तराखंड में, जब ये आपका अलकनंदा और भागीरथी के बीच के रूप में चलती है। रिफ्ट वैली में पूछेगा तो रिफ्ट वैली अभी हमने बोला, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा। तो कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। हाँ, इधर डोल्ड्रम यानी शांत पेटी जो है किस ऊंचाई क्षेत्र, ऊंचाई इन सेंस यहाँ पर है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड जो अक्षांशों की बात कर रहा है कि किस अक्षांशों के पास आपको ये देखने को मिलेगा डोल्ड्रम। 5 डिग्री से उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण,
23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री दक्षिण, या फिर दोनों ध्रुव पे। अगर आपने सॉरी, अगर आपने ग्लोब को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि जब हमारा पृथ्वी जो है ना कुछ दो भागों में बटा हुआ है, इस वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, और ये हमारा है इक्वेटर। इक्वेटर जिसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम फिर बांटते हैं, ऊपर वाले को 90 भागों में, नीचे वाले को 90 भागों में, और ये बीच में टोटल कितने अक्षांश है। तो इन इस कभी कभी इसमें भी कन्फ्यूज़न होता है लोगों में, कहीं कहीं पर देखोगे 179 करते हैं। 179 कब है, जब हम 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को हटा देते हैं, जबकि ये गलत जवाब है। सही जवाब होगा 181। 90 आपका उत्तर की तरफ है, 90 आपके दक्षिण की तरफ है, और एक आपका 0 डिग्री है। तो अक्षांशों की संख्या कितनी है, 181। फिलहाल इस सवाल पे रहते हैं कि ये डोलड्रम क्या है। डोलड्रम यानी जो शांत पेटी है, शांत क्षेत्र, बिल्कुल साइलेंट एरिया जो है, ये कहाँ से कहाँ तक है। 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण, 23 डिग्री उत्तर से 23 डिग्री दक्षिण, 40 डिग्री दक्षिण से 60 डिग्री, या फिर पोल पे। तो देखिए इस इमेज को देखिए, ये आपकी ग्लोबल इमेज है। बीच वाले हिस्से को दिख रहे हो, ये है आपका इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर, यहाँ ध्यान से देखना यहाँ पे कि हवाएं यहाँ से इस तरह से जा रही है और फिर वो घूम रही है। इसको इसको आपको पता होगा कि ये कौन से फोर्स के कारण होता है। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि पृथ्वी पे हवाओं का जो घूर्णन है वो किस कारण से होता है, पवनों की दिशा का निर्धारण जो होता है वो किस कारण से होता है। तो नाम याद रखोगे, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल के कारण होती है, जिसमें क्या होता है कि उत्तर वाले में ये इस तरह से और दक्षिण वाले में इस तरह से हवाएं जो है घूम जाती है, ठीक है। फिलहाल इस पे रहते हैं। तो डोलड्रम क्या है, तो विषुवत रेखा की 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, ये वो क्षेत्र है कि देखो यहाँ से विषुवत रेखा है, सूरज की गर्मी बहुत निकलेगी, तो जो वाष्पोत्सर्जन है ना मेनली 5 डिग्री के आसपास होता है दोनों साइड में। ये बीच वाला जो एरिया है ना 5 से 5, ये बीच वाला विषुवत रेखा, तो इधर का 5 डिग्री और इधर का 5 डिग्री लगभग शांत पानी रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डोलड्रम क्षेत्र। और उसके बाद जो दोनों साइड में देखोगे तो बोलता है कि ये व्यापारिक पवन है। तो अगर मान लो आपसे पूछ दे कि व्यापारिक पवन कहाँ चलेगा, तो 5 डिग्री से लेकर के ये 40 डिग्री वाला जो एरिया है ना, 5 से 40 जो है साउथ में, और नॉर्थ में ये इतना नहीं देखने को मिलेगा ट्रेड विंड। उसका रीज़न आप बताओ, चलो मैं ही बता देता हूँ। क्योंकि नॉर्थ वाले में क्या है, ज़्यादातर ज़मीनी क्षेत्र है, ज़्यादातर इधर स्थल है, देश है, तो इस कारण से इधर आपको ये ट्रेड विंड उतना नहीं देखने को मिलेगा, जबकि दक्षिण वाले हिस्से में देखने को मिलेगा। तो याद रखोगे कि ट्रेड विंड किधर देखने को ज़्यादा मिलेगा, ट्रेड विंड आपको दक्षिण वाले में ज़्यादा देखने को मिलेगा उत्तर वाले की अपेक्षा, ठीक है। और आपकी डोलड्रम वो तो दोनों में ही दिखेगा। ट्रेड विंड क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापारिक पवन है। व्यापारिक पवन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि पहले के व्यापारी ना इस हवाओं का उपयोग करते थे अपने व्यापार के लिए, क्योंकि ये क्या है ना 3-4 महीने इनकी दिशा फिक्स होती है, फिर बदल जाती है। तो मान लो जैसे अरब वाले को आना है, अगर हवाएं अभी भारत की तरफ चल रही है तो वो क्या करते थे, गर्मी के दिनों में इधर भारत की तरफ आते थे जब हमारा मानसून आता था, ठीक है। क्योंकि हवाएं भारत की तरफ चल रही है तो उनको जहाज़ को आने में आसानी हो जाता था। और जब ठंड के टाइम में क्या होगा, हवाएं वापस भारत से उधर की समुद्र की तरफ चलेंगी, तो फिर से वो क्या करते थे अपनी यात्रा, मतलब रेनी सीजन में वो भारत की तरफ चले और विंटर में फिर वो भारत से अरब की तरफ चलते थे। इसीलिए इसका नाम है ट्रेड विंड, क्योंकि ये व्यापार में, ट्रेड में बहुत हेल्प करता था। फिर ये हॉर्स लैटिट्यूड, ये नॉर्थ वाले में तो फिर कम दिखेगा क्योंकि इधर ज़मीन है। साउथ वाले में देखो हॉर्स लैटिट्यूड 40 डिग्री से 60 डिग्री, ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। डोलड्रम, ट्रेड विंड, पछुआ पवन इसी को बोलते हैं वेस्टर्लीज, याद रखोगे, ठीक है। 40 डिग्री से 60 डिग्री के बीच, इसमें देखो गरजता चालीसा, प्रचंड 50, ऐसे करके है, चीखता 60, इस ढंग से आपको देखने को मिलेगा कि आपका ये गरजता चालीसा जो है क्या है, तो एक तरह का व्यापारिक पवन है, ये पछुआ पवन है, याद रखोगे। ये क्या है, हॉर्स लैटिट्यूड पे है, अश्व अक्षांश बोलते हैं इसको, याद रखोगे। 40 से 60 वाला जो एरिया है साउथ में, खास तौर पे दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको क्या बोलते हैं, अश्व अक्षांश, हॉर्स लैटिट्यूड। और इसके कारण देखोगे कि यहाँ पर 40 डिग्री पे अलग
आवाज़ आती है, 50 पे अलग, 60 पे अलग, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान में रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कतर, कतर एक देश है, एक द्वीपीय राष्ट्र है, ठीक है, आइलैंड नेशन, द्वीपीय राष्ट्र है, तो किन जल निकायों में स्थित है। आइलैंड आपको पता होगा। प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर है। प्रायद्वीप जो है ना, जैसे भारत का दक्षिण हिस्सा देख लो, उसको बोलते हैं प्रायद्वीप, ठीक है, पेनिनसुला, पेनिनसुला बोलते हैं उसको, पेनिनसुला। पेनिनसुला का मतलब होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप मतलब क्या हुआ, प्रायद्वीप का मतलब हो गया कि जिसके 3 हिस्से में पानी है, ठीक है। जैसे देखो हमारे दक्षिण भारत में क्या है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है। तो 3 हिस्से में है ना। तो हमारा देश, ये दक्षिण भारत क्या है, प्रायद्वीप है। जबकि श्रीलंका जो यहाँ पर है, आप देखो श्रीलंका, तो ये क्या है, ये आपका द्वीप है, क्योंकि इसके चारों तरफ देखो तो पानी ही पानी है। तो याद रखना, द्वीप और प्रायद्वीप में छोटा सा ही अंतर है। हाँ, यही अगर छोटा छोटा बहुत सारे द्वीप मिल गए, जैसे मालदीव, तो उसको बोलते हैं द्वीप समूह, आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। फिलहाल कतर की बात कर रहा है कि कतर क्या है, एक ही द्वीप है और बड़ा सा द्वीप है जो पानी में है, यानी इसके चारों तरफ पानी है। तो आपको बताना है कि कतर जो है वो कौन से सागर या महासागर में है। पहला ऑप्शन है लाल सागर, दूसरा है अरब सागर, तीसरा है फारस की खाड़ी, चौथा है ओमान की खाड़ी। अब बोलोगे सर ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि देखो अभी एक छोटा सा अगर मैं आपको रिव्यू दूं, अभी इसराइल और ईरान के बीच में ना झगड़ा हो गया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत हद तक ये युद्ध खतरनाक हो गया था, क्योंकि इसमें अमेरिका आ गया था। तो ईरान ने क्या किया, कतर में को एक हवाई अड्डा था अमेरिका का, अटैक कर दिया। तो इसने बोला भाई देखो तुम्हारे चक्कर में हम नुकसान नहीं झेलेंगे, तो इसने मध्यस्थता करा दी। दूसरी, कतर क्यों फेमस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय, यानी एक आदमी की इनकम जो है हर महीने सबसे ज़्यादा कहाँ है, कतर की ही है सबसे ज़्यादा, अमेरिका, यूएई सबसे ज़्यादा। तीसरा, यहाँ जो का जो सिटी है ना दोहा, तो दोहा में अभी ना कॉमनवेल्थ गेम, सॉरी, पिछला फीफा होने की बात हुई थी, तो फीफा हुआ था इसके पहले। फिर कतर और भी बहुत सारे कारणों से फेमस है, क्योंकि एक कतर एयरलाइंस भी है, तो देखोगे कतर एयरलाइंस। फिर हम जो है ओमान की खाड़ी में अभी विजिट कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो संभवतः ये चांस है कि हम कतर भी जाएं, क्योंकि कतर के साथ हमारे रिश्ते बीच में खराब हुए थे और उसको हम चाह रहे हैं कि हम ठीक कर लें, ठीक है। तो इस कारण से कतर इम्पॉर्टेंट है, कतर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कतर, तुर्की, ये सब आपके बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक। तो आपको बताना है कि कतर कहाँ है। चलो जवाब देते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर इसका मैप दिखाता हूँ। कतर, कतर आपको देखने को मिल रहा है, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, हाँ देखो। कतर किधर है, तो याद रखना ये है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ में है, एक सेकेंड, हाँ, ये पर्शियन गल्फ, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं फारस की खाड़ी। तो फारस की खाड़ी जो है ना, इसको बोलते हैं पर्शियन गल्फ। अभी ईरान का जो झगड़ा हुआ था ना, उसमें ईरान ने इसको बंद कर दिया था। और सोचो ये गल्फ कितना इंपॉर्टेंट है, ये फारस की खाड़ी कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के 90% 90% जो है ना तेल, वो इसी रास्ते से होके जाता है। तो अगर इस रास्ते को चोक कर देगा, बंद कर देगा, तो पूरी दुनिया में दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपको ध्यान वो नहीं देना, आपको ध्यान क्या देना है, कतर। कतर कहाँ है, तो आपकी फारस की खाड़ी में है। इसकी चौहद्दी देख लेनी है कि ये है आसपास में क्या क्या। तो कतर के आसपास है बहरीन, जिसकी राजधानी नाम याद रखोगे, मनामा। कतर की राजधानी देख लो, दोहा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर किसी को बहुत डीप पढ़ना है तो ये वाला याद रखो, दवहत सलवा वे, दवहत सलवा खाड़ी जो है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिलहाल कतर देखोगे कौन से है, तो कतर आपका है किसमें, फारस की खाड़ी में। चलो, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा सी, फारस की खाड़ी। ओमान की खाड़ी में देखो क्या है, ओमान की खाड़ी में ओमान है, दुबई है, ये सब वाले अब देख लोगे। देखो, तो बोलता है कि कतर फारस की खाड़ी में किस देश से जिसने 2022 फीफा जो है यहाँ पर हुआ था। इसकी जल सीमा जो है बहरीन, सऊदी अरब, संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त अरब इमारात, जिसको यूएई भी बोलते हो, तो यूएई से भी मिलती है और ईरान से भी लगती है। कभी कभी ये भी याद रखोगे। कतर की प्रति, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखोगे, कतर की प्रति व्यक्ति आय
विश्व में सबसे अधिक है, यानी हर आदमी का जो इनकम माना जा रहा है, काउंट किया जाता है प्रति व्यक्ति, सबसे ज़्यादा यहीं पे है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश। पड़ोसी देश तो आपको अच्छे से पता होगा कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी हैं, बिल्कुल। बोलोगे सर ये सब क्या सवाल देते हो, सवाल देखो क्या है। सवाल यह है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश है जो भू आबद्ध है। आप पड़ोसी देश पढ़ रखे हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए भू आबद्ध, लैंड लॉक, लैंड लॉक समझते हो। लैंड लॉक का मतलब हो गया कि जो निकलना चाहे तो उसको समुद्र का रास्ता नहीं है, यानी वो जब भी जाएगा तो किसी न किसी दूसरे देश से होके ही उसको गुजरना पड़ेगा, उसको डायरेक्ट समुद्र का एक्सेस नहीं है, उसी को बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। तो आपका ऑप्शन देखो, ऑप्शन में है आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल, या फिर इनमें से एक से अधिक, ये भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो चलो आप अपने दिमाग पे जोर डालो और देखो कि इनमें से कितने ऐसे पड़ोसी देश हैं जो लैंडलॉक हैं। ठीक है, आंसर देखो नीचे आपको दिख ही रहा है। तो आंसर में यहाँ पर क्या है, जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ताकि आपको पूरे मैप ना फोकस के साथ पढ़ो, रटंत विद्या से कुछ नहीं होना है। अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ये देखोगे। अफगानिस्तान का है तो ये भारत है, दिल्ली। यहाँ देखो अफगानिस्तान, ये लैंडलॉक है, ये अगर समुद्र से को मतलब समुद्र में उतरना चाहे तो या तो इसे पाकिस्तान से होकर गुजरना पड़ेगा या फिर ये ईरान से होकर गुजरेगा। तो एक तो अफगानिस्तान हो गया, दूसरा भूटान, आप यहाँ देख लो भूटान वाला एरिया ये, ठीक है, थिम्फू, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्फू। इसके बारे में, भूटान के बारे में याद रखना कि ये दुनिया का सबसे ज़्यादा क्या है, खुशहाल देश है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि बताओ विश्व खुशहाली सूचकांक में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है। अब बोलोगे भाई पैसे वाले होंगे, नहीं, सबसे खुशहाल है भूटान, क्योंकि वो बोलता है कि भाई हम पैसों से अमीरी देखते ही नहीं, हम खुशहाली से देखते हैं, जो परिवार खुश है वो सबसे अमीर है। और तीसरा भू आवत कौन है, नेपाल, जिसके साथ हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। हमने अपने राम जी से माता सीता की विवाह यहाँ पर हुई थी। तो देखोगे अफगानिस्तान, भूटान और नेपाल, ये तीनों के तीनों क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश और म्यांमार भू आबद्ध पड़ोसी देश तो हैं, यानी इनके पास लैंड भी है और लेकिन इनके पास खुला समुद्र तक पहुंच है, यानी इनके पास जो है क्या है, समुद्र का एक्सेस है। पाकिस्तान अगर बाहर आना चाहे तो कहाँ से आएगा, पाकिस्तान आ जाएगा देखो अरब सागर से। म्यांमार देखो, यहाँ म्यांमार, म्यांमार देखो बंगाल की खाड़ी से। चाइना के पास तो साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी का पूरा एक्सेस है। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश भी देखो बंगाल की खाड़ी से आ जाएगा, तो इसके पास है। श्रीलंका और मालदीव क्या है, श्रीलंका और मालदीव तो टोटली हमारे जलीय पड़ोसी देश ही हैं। देखो यहाँ पर नीचे में आपको दिखेगा, यहाँ पर इसके नीचे है इधर मालदीव और ये रहा श्रीलंका। तो आप देख लो, इससे आपको क्या होगा, पड़ोसी देशों की संख्या भी याद होगी, किसका क्या नक्शा है थोड़ा वो भी ध्यान रहेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व के किस महाद्वीप को काला महाद्वीप कहा जाता है। बहुत ही इजी सवाल है, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, या फिर इनमें से एक से अधिक। अब इसमें तो हमें नहीं लगता कि आप लोग को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ब्लैक कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते हैं अफ्रीका को, लेकिन याद रखोगे कि अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट क्यों कहते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ के लोगों का स्किन टोन जो है ब्लैक है, नहीं, तो रीज़न, मेनली रीज़न वो नहीं है। ब्लैक कॉन्टिनेंट करने का रीज़न यहाँ पर इस ये था कि एक तो हाँ नक्सलीय भेदभाव था, तो जो यूरोपीय थे जो अपने आप को बहुत सुप्रीम, बहुत अच्छा, बहुत ईश्वरीय रूप से मानते थे कि हम गोरे हैं तो हम बहुत ही अच्छे हैं, और जिनके स्किन टोन अलग है वो हम पे बर्डन है। भारत में भी ये थ्योरी चली है, नक्सलीय प्रभाव की बर्डन थ्योरी। मेनली अफ्रीका को ब्लैक कॉन्टिनेंट कहने का रीज़न यहाँ पर दो चीज़ था। एक तो पहला लिटरेसी रेट, कि यहाँ पे जो है ना लिटरेसी, साक्षरता जो है ना वो बहुत ही कम थी, अभी भी देखो बहुत कम है। तो साक्षरता दर कम रहने के कारण लोग अज्ञानता के बहुत शिकार हैं, यहाँ पर अज्ञानता बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, और उस कारण से देखोगे कि ये चीज़ों को समझ नहीं पाते वैज्ञानिक तौर तरीकों को। तो एक तो इसके कारण, दूसरा यहाँ पर क्या है, क्योंकि
ये फॉरेस्ट यहाँ पर बहुत है, कांगो फॉरेस्ट है, साहेल रीजन का फॉरेस्ट है, और भी बहुत सारे विक्टोरिया वाले एरिया में है। तो फॉरेस्ट होने के कारण ना सूरज की रोशनी डायरेक्ट लैंड पे नहीं आ पाती थी बहुत सारे हिस्सों में। तो बहुत सारे हिस्सों में क्या होती थी कि इतना घना जंगल था कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट नहीं आ रही है, तो उसके कारण धरती पे जो है उजाला बहुत ही कम रहता था, और घना जंगल होने के कारण भी इसे ब्लैक फॉरेस्ट बोला जाता था। बाकी नक्सलीय प्रभाव भी इनकार नहीं कर सकते कि ये गोरे काले का भेदभाव ये लोग करते थे। फिलहाल 3 रीज़न है, एक तो नक्सलीय प्रभाव, दूसरा जो सही रीज़न जो जो यूएनओ मानता है वो है लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कम होना, और तीसरा आपका यहाँ पर जंगलों का प्रभाव। जो ये देख रहे हो डीआरसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये कांगो एरिया बहुत ही घना जंगल है, बहुत घना जंगल। ऊपर में तो ये सहारा मरुस्थल है, ठीक है, सहारा, तो इधर तो पूरा मरुस्थल है, लेकिन ये वाला एरिया देखोगे ना बहुत ही ज़्यादा, आइवरी कोस्ट वगैरह, ये बहुत घना जंगल है इधर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही रीज़न दिया जा रहा है कि कम साक्षरता के कारण अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। ये एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसमें याद रखोगे। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान क्या है, जिसका नाम क्या है जी, सहारा मरुस्थल है, और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जिसे अफ्रीका की जीवन रेखा कहा जाता है। तो ये लाइन याद रख सकते हो कि किस नदी को अफ्रीका की जीवन रेखा कहते हैं, तो नील नदी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। राजधानी आप कर सकते हो, ठीक है, या शहर भी है, कि कौन सा शहर है जो उस देश का नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है यूक्रेन कीव। क्या यूक्रेन की राजधानी या कोई शहर है कीव? पोलैंड की क्या राजधानी वार्सा है? रूस की क्या राजधानी मॉस्को है? और तुर्की की क्या राजधानी इस्तांबुल है? राजधानी राजधानी से ही मैच किया गया है, क्योंकि दुनिया में देखो बहुत सारे भी राजनीतिक जुड़ाव हो रहे हैं, कई नए नए देशों से हमारे संबंध बन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें, या फिर दुनिया में इन देशों के बीच विवाद भी चल रहे हैं, तो ऐसे में राजधानी भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देखोगे यूक्रेन की राजधानी की, पोलैंड की राजधानी वार्सा, रूस की राजधानी मॉस्को, और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल। इनमें से कौन सा सही है? आपके ऑप्शन है केवल ए और डी, यानी 1 और 4 सही है। क्या क्या केवल दूसरा और तीसरा सही है, या फिर केवल तीसरा सही है, या फिर केवल चौथा गलत है? ये गलत पूछा है शायद, हाँ, मेल नहीं खाते, गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो इसका सही जवाब देखो यहाँ पर दिया हुआ है अंकारा। अंकारा जो है ना, ये तुर्की की राजधानी है। देखो ये याद रखोगे, जैसे भारत की राजधानी क्या है भारत की राजधानी, अब बोलोगे सर ये क्या पूछ रहे हो, भारत की राजधानी है दिल्ली, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा जो व्यापार होता है, जो बिजनेस करता है, वो कौन करता है? वो करता है आपका मुंबई, ठीक है। भारत का सबसे ज़्यादा व्यापार कौन करता है? मुंबई करता है। सबसे सुखद मौसम कहाँ का है? मुंबई का है। सबसे अमीर लोग कहाँ बसेंगे? मुंबई। सबसे बड़े बड़े उद्योगपति का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। सबसे बड़ी कंपनियाँ किधर है? मुंबई। इसके अलावा फिर बैंगलोर, ठीक है, बेंगलुरु, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये अभी देखो इनका मौसम बहुत अच्छा है। एक और अभी उभरता शहर है पुणे, लेकिन राजधानी क्या है? दिल्ली है। उसी ढंग से देखो, जो इस्तांबुल है ना, इस्तांबुल तुर्की का सबसे खूबसूरत शहर माना जाता है, इस्तांबुल। इनफैक्ट ये ऐसा शहर है जो 2 अलग अलग महादेश में है। देख लो यहाँ पर, ये फिगर देखो, तो ये तुर्की है, ठीक है, जिसने अभी अपना नाम भी बदला है। नाम बताओगे? तुर्की ने अपना नाम बदल के क्या रखा है, ये बता दूँ? चलो मैं ही बता देता हूँ। इसने अपना नाम बदल के रखा है तुर्कीये। तुर्कीये या तुर्कीये ऐसे भी लिख लो, तुर्की ए, तुर्की से तुर्की ए। हाँ, इंग्लिश में तो पहले से ही ऐसे था, बट ये हिंदी में भी इसने चेंज कर लिया, तुर्की ए। अब देखो इसकी राजधानी क्या है? अंकारा, ठीक है, जबकि इसकी जो सबसे फेमस शहर है वो है आपका इस्तांबुल। यहाँ इस्तांबुल इतना खूबसूरत शहर है कि देखो ये ब्रिज देख रहे हो, ये ब्रिज एशिया और यूरोप को बांट रहा है। ये वाला हिस्सा आप देखो, तो ये है यूरोप, ये पूरा क्या है देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ भी है यूरोप, और इधर क्या है? एशिया है। तो ये बीच से जो बॉस्फोरस स्ट्रेट जो है ना, जो इसको बांट रहा है, ये नाम भी याद रखोगे, और जब मैं वाटर बॉडी करवाऊंगा तो एक बार करवा दूंगा कि ये बॉस्फोरस जल संधि, ये बहुत पूछता भी है जी, तो चलो याद ही रख लो। काला सागर पूछता है,
काला सागर किसके किसके साथ है, तो यूक्रेन हो गया, रूस हो गया, जॉर्जिया हो गया, तुर्की हो गया, फिर इधर देख लो थ्रेस हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया। फिर ये पूछता है कि बताओ काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ता है। ये याद रखोगे, काला सागर को काला सागर को मरमरा सागर से कौन जोड़ेगा, तो बॉस्फोरस जल संधि। और यही बॉस्फोरस जल संधि जो है ये इस इस्तांबुल शहर को भी दो भागों में बांटता है। तो इसलिए ये बहुत खूबसूरत शहर माना जाता है, बहुत सारे पर्यटक जाते हैं क्योंकि ये इकलौता ऐसा शहर है जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो सोचो, एक ही शहर दो अलग अलग देश में नहीं, दो अलग अलग महादेश में है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या याद रख सकते हो, तो इस एजियन सागर को याद रख सकते हो। एजियन सागर कहाँ पे है, सी ऑफ क्रीट कहाँ पे है, तो इसलिए याद रखोगे। ठीक है, ग्रीस से इसका झगड़ा चलता है, ये याद रखना। तो इसके कारण भी ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, काला सागर, सी ऑफ मरमरा, वास्पोरस जलसंधि, फिर है एजियन सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये भी डार्डेनियल स्ट्रेट। ठीक है, तो ये बहुत याद रखोगे, डार्डेनियल जल संधि, बॉस्फोरस जल संधि, काला सागर कहाँ का। काला सागर के बारे में बहुत बार ये पूछता है, लगभग हर एक साल एक ना एक एग्जाम में पूछता है कि बताओ काला सागर जो है ना, काला सागर की सीमा कौन कौन से देशों से है। तो याद नाम रखोगे, एक तो रूस में है, रूस है यहाँ पे, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है, तुर्की है, और एक और जॉर्जिया है। टोटल कितने कंट्री, 6 कंट्री हो गए। एक शायद मालडोवा भी है, तो याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो सेशन को लाइक वाइक कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक जरूर पहुंचाओगे अगर सेशन अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये बहुत बार रटवाया मैंने, बहुत बार रटवाया। ये क्यों रटवाता हूँ, क्योंकि देखो कभी भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो पता होगा, हिमालय, पश्चिम घाट, कुनलुन, यूराल। हिमालय के बारे में चलो आंसर भी दे ही रखा हूँ मैं, तो यहाँ पर आंसर क्या है, कुनलुन सान। कुनलुन सान देखो क्या है, इमेज ही दिखा देता हूँ तुम्हें कुनलुन सान की। हाँ ये देखो, ये रहा इंडिया। ठीक है, ये हमारा प्यारा भारत, और ये हिमालय। हिमालय का हिस्सा देख लो, ये अभी नया नया पर्वत है। तो अगर कभी भी तुमसे पूछ दे कि बताओ इन चारों में जो ऑप्शन मैंने तुम्हें दिया है, हिमालय, अरावली, पश्चिम घाट, यूराल, कुनलुन, इन सब में सबसे नया कौन है, नवोदित पर्वत कौन है, युवा पर्वत कौन है, तो याद रखोगे नाम हिमालय। हिमालय सबसे नया है, बहुआ है अभी इन सब के सामने। तो बहुआ जो है ना बहुत ज़्यादा उछल कूद करता है, इसीलिए देखोगे कि हिमालय वाले क्षेत्र में भी उतना शांति आया नहीं है, हलचल ज़्यादा होता है, भूकंप ज़्यादा आता है। जबकि बाकी जो है ना थोड़े अब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो उनकी ज़िंदगी में ठहराव भी आ चुका है। तो ऐसे ही पहाड़ों की भी ज़िंदगी चलती है शायद। तो हिमालय तो है सबसे ऊंचा। ठीक है, डिमांड बहुत है, तो हिमालय सबसे हाईएस्ट है, ये तो तुम्हें पता है। फिर अरावली इधर है, सबसे पुराना, अरावली और पश्चिम घाट। ये देख रहे हो कुनलुन सान, यहाँ लिखा हुआ भी है। कुनलुन सान जो है ना एशिया की, दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे क्या है, लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी। और इसी कुनलुन सान के कारण देख लो क्या होता है, यहाँ पर एक मरुस्थल बनता है जिसको बोलते हैं टकला मकान। टकला मकान क्यों फेमस है, टकला मकान याद रखना सबसे टफेस्ट डेजर्ट है ये, सबसे मतलब हार्ड है, सहारा से भी ज़्यादा हार्ड है यहाँ पर ज़िंदगी बिताना। तो सहारा सबसे बड़ा ज़रूर है, लेकिन सबसे टफेस्ट कौन है, तो टकला मकान। कभी कभी ये भी पूछता है मैचिंग करने के लिए कि टकला मकान कौन से देश में है, तो याद रखोगे टकला मकान और गोबी ये पड़ते हैं चीन में। भारत में कौन सा मरुस्थल है जी, भारत में थार। सहारा कौन से एरिया में हो गया, पूर्वी में। चलो हमें ये बताओ कि तुम्हारा दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में कौन सा मरुस्थल है, बता दो। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जवाब दोगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ते भी चलोगे कि तुम्हारा टकला मकान ये सब। मंगोलिया याद रखोगे, बहुत फेमस है हिस्ट्री के लिए। ठीक है, चीन के बारे में और क्या क्या याद रख सकते हो, चीन की सीमा जो है ये प्रशांत महासागर से लगती है, ताइवान इसका पड़ोसी देश है। ताइवान के बारे में एक चीज़ याद रख सकते हो यहाँ से कि यहाँ पर देखो ताइवान ऐसा देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो कभी कभी हो सकता है तुमसे ये भी पूछ दे
कि इनमें से कौन सा देश है जहाँ से कर्क रेखा गुजरता है। तो ये भी याद रखो, एक तो भारत है, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, फिर उसके बाद लाओस नहीं है, तुम्हें देगा ये, यही कंफ्यूज करता है। लाओस वियतनाम दे देगा, दोनों में से कोई। तो ना तो लाओस है ना वियतनाम है, याद रखना। भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, उसके बाद वो सीधे कहाँ एंटर कर रहा है, सीधे एंटर कर रहा है चीन में, और फिर कहाँ, ताइवान में। तो याद रखोगे कि यही तुम्हारा सीक्वेंस रहेगा, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। कभी कभी या तो तुम्हें ताइवान हटा देगा या फिर तुम्हें लाओस और वियतनाम दे देगा। तो याद रखोगे, खास तौर पे जो एडीओ वगैरह कर रहे हो या एसएससी का तैयारी करते हो, तो बाबू अब बहुत हल्के सवाल नहीं आने वाले, वो जमाना गया। ठीक है, कि कर्क रेखा भारत में गुजरती है कि नहीं, कितने राज्यों से गुजरती है, जमाना लग गया वो। अब तुम्हें कहीं ना कहीं थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही पड़ेगा अगर नौकरी चाहिए तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है कि इनमें से कौन सी हिंद महासागर की समुद्री जलधारा है। ये याद रखना कि अगर तुम बीपीएससी का या सीजीएल का कभी भी एग्ज़ाम दोगे, या एनटीपीसी का यानी ग्रेजुएट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम दोगे, तो जो तुमसे जो है ना समुद्री जलधारा और पर्वत, या फिर जो तुमसे जो सीक्वेंस है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत पूछता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्रेजुएट में, अब तो आजकल तो बिहार पुलिस वाले में भी ये सब पूछने लगा है। तो तुमको अंदाज़ा हो जाएगा कि कंपटीशन कितना टफ हो रहा है। एक एक सीट के लिए ना इंसान ग्रेजुएट पीजी पीएचडी वाला भर रहा है ग्रुप डी तक का फार्म। तो सोच लो लेवल कितना जाएगा, 2-2 करोड़ फार्म गिर रहे हैं, तो तुमको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी। चलो फिलहाल क्वेश्चन पे रहते हैं कि हिंद महासागर की समुद्री धारा कौन सी है। कनेरी, पेरू, ये वर्तमान लिखा गया धारा, पेरू जलधारा, आयोसीवो जलधारा और सोमाली जलधारा। क्या ये तुम्हारा, ये ट्रांसलेट करता है ना गूगल, तो अंग्रेजन की तरह ही करता है। करंट लिखा हुआ था तो करंट को वर्तमान कर दिया है। ठीक है, इसको पता ही नहीं है बकलोला को कि ये जलधारा भी होता है। ठीक है, बताओ हिंद महासागर की कौन सी जलधारा है। कनेरी, पेरू, आयोसीवो और सोमाली। इसमें याद रखना सबसे ज़्यादा जो सवाल अभी तक बना है वो इससे और इससे बनता है। ठीक है, और एक इससे भी बनता है। अभी तक इस वाले से उतना सवाल बना नहीं है, लेकिन तुम्हें पूरा का पूरा सब मतलब घोल के पी जाना है, एक बार नहीं 4 बार। इस चैनल से नहीं तो किसी और चैनल से, लेकिन पढ़ो। ठीक है, उसको पहले एक बार 1 के स्पीड पे रखो, अगली बार एक सप्ताह बाद उसको 1.5 के स्पीड पे करो, और एग्ज़ाम से एक सप्ताह पहले ना उसको 2x पे करके करो। करके अगर मेरी बात मान लो, अगर इतना कुछ करते हुए चले जाओगे ना, मतलब उखाड़ दोगे, इतना तो हम मान के चलते हैं। ठीक है, अगर सही से पढ़ोगे तब, मतलब भगाने से कुछ नहीं होता है। एक बार कंसेप्ट अगर ध्यान से करोगे तब, ये नहीं कि वीडियो चला लिए गप मार रहे हैं, तो नहीं होगा ना। चलो, हिंद महासागर की समुद्री जलधारा कौन सी है, याद रखोगे तो सोमाली। देखो सोमाली जलधारा जो है ना, यहाँ से ही देख लोगे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। मैप से ही दिखाते हैं, मैप से चीज़ें ज़्यादा कंक्रीट ढंग से दिमाग में जाता है। रुक जाओ, हाँ। तो देखो हिंद महासागर इधर है। ठीक है, हिंद महासागर की जलधारा कौन कौन है, तो सारा का सारा याद रखोगे। एक तो मॉनसून ड्रिफ्ट, जो हमारे यहाँ मॉनसून आता है, वो तो है ही। दूसरा देख लो सोमाली करंट, जो हमने अभी दिया है। सोमाली करंट ये है हमारा। मोजाम्बिक, ये भी बहुत पूछता है, मोजाम्बिक जलधारा। मेडागास्कर जलधारा, ये भी पूछता है। अगुलहास जलधारा। तो याद रखना, सोमाली कौन कौन हो गया, सोमाली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अच्छा, कभी कभी ये भी सवाल आता है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखोगे मेडागास्कर ही है। उसके बाद देखो अगुलहास, ये है, और नीचे में देख लो तुम्हारा साउथ इंडियन करंट, दक्षिण हिंद महासागर की जलधारा। और एक और है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। कभी कभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑस्ट्रेलिया है मतलब ये प्रशांत के आसपास का होगा। तो याद रखना ये 4-5 जो है ना, सोमाली, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, अगुलहास और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे इसके लिए। हाँ, प्रशांत वाला भी बहुत पूछता है ये, तो प्रशांत वाला भी करते ही चलोगे। प्रशांत में सबसे ज़्यादा किससे आएगा, तो देखो आयोसीओ यहाँ पे है जापान के पास,
और एक है तुम्हारा कोयोशिवो या कुरियोशिवो भी लिखता है इसका। तो ये दो इधर हो गए। फिर इक्वेटोरियल विषुवतीय तो रहेगा ही, सब जगह रहेगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, इन दोनों में कंफ्यूज करेगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा किधर है? प्रशांत में है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जलधारा किधर है? हिंद महासागर में है। उसके अलावा और देखो प्रशांत में कौन कौन है। तो जलधारा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। तो इसको अच्छे से करते हुए चलेंगे, टाइम लगे तो लगे, लेकिन दिमाग में बसा के चलना है। एक और जो सबसे ज़्यादा सवाल तुम्हारा आएगा तो वो किससे आएगा? इधर देखो ध्यान से, इस वाले को, हम्बोल्ट या पेरू। हम्बोल्ट की जलधारा इसी को बोलते हैं पेरू जलधारा। ये भी प्रशांत वाले में ही है, ठीक है। दक्षिणी प्रशांत जलधारा ये भी है। विषुवत वाला तो रहेगा ही, हमने पहले ही बोला। कैलिफोर्निया जलधारा ये ठंडी वाली है। ब्लू वाली से जो दिख रही है ना, यहाँ पे देखो बताया भी है कि जो जो ब्लू है वो ठंडा है। तो तुम क्या करोगे ना, ये बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, कॉपी पे ना जलधारा ऊपर में लिख करके, और सागर महासागर के हिसाब से पहले प्रशांत का लिखोगे। प्रशांत में एक तरफ लिखोगे गर्म और दूसरी तरफ ठंडी, ये लिखो। देखो मुझे पता है कि तुम पढ़े होगे लूसेंट से या जहाँ से भी, सिर्फ पढ़ने से नहीं काम चलेगा, लिखोगे ना तो वो बहुत अच्छे से याद रहता है। और गर्म वाला यहाँ लिख लो, ठंडा वाला यहाँ लिख लो, उसी ढंग से अटलांटिक का लिख लो, उसी ढंग से हिंद का लिख लो, तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। और यकीन मानो आने वाले 1-1.5 साल में जितना एग्ज़ाम है ना, ये तुम गलती करके नहीं आओगे, ठीक है। और यही सब बाकियों पे एज होता है, यही सब 2-4 नंबर ना तुमको मतलब लिस्ट में लाता है, मेरिट लिस्ट में। तो फिलहाल बताओ, तो इधर देख लो, हम्बोल्ट है ये भी ठंडा है, कैलिफोर्निया ये भी ठंडा है। एक याद रखोगे, अलास्का। अलास्का वाला बहुत पूछता है जी। देखो है तो ये अलास्का, तुमको पता भी होगा अलास्का बहुत ठंडा है, ठीक है। लेकिन अलास्का की जो जलधारा है ना ये गर्म वाला है, यही कन्फ्यूज याद देता है कि कैलिफोर्निया गर्म प्रदेश है और अलास्का बहुत ठंडा है, लेकिन जलधारा देखो दोनों उल्टा है। कैलिफोर्निया वाला ठंडा है और अलास्का वाला गर्म है। तो ये सब चीज़ें ध्यान से करोगे तभी तुम कर पाओगे। अटलांटिक वाले में तुमको कौन सा याद रखना है? कैनेरी। कैनेरी यहाँ पर देखो ये इंपॉर्टेंट है। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर इतना पूछा है ना कि मतलब लोगों को आई थिंक याद हो गया होगा। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, लेब्राडोर ठंडा है। ग्रीनलैंड जलधारा पूछ सकता है, ये भी ठंडा है, ठीक है। और फिर एक यहाँ पर है बेल्जियम करंट बोलते हैं इसको, बेल्जियम की जलधारा है, देख लो ये वाला। या इसको नॉर्वेजियन जलधारा भी बोलते हैं, बेल्जियम नॉर्वेजियन, नॉर्वे की जलधारा जो है, तो ये भी गर्म है, याद रखोगे ये सब। ब्राज़ील करंट इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील करंट अटलांटिक महासागर का है, ये कैसा है? गर्म है। और बेंगुएला, देखो बेंजुएला यहाँ है, ध्यान से देखो कर्सर, बेंजुएला कहाँ पे टिप हो रहा है? यहाँ, ये बेंगुएला है। और बेंगुएला कैसा है? ठंडा। तो याद रखोगे बेंजुएला गर्म एरिया में पड़ रहा है, जबकि ये बेंगुएला जो जलधारा है ये तुम्हारा अटलांटिक महासागर का है और ये ठंडा जलधारा है। तो याद रखोगे जलधारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, बुशमैन कहाँ की प्रजाति है, किस क्षेत्र में रहता है? तो ये तो तुम्हें याद होगा, बुशमैन कालाहारी वाला है, ठीक है। तो ये तुमको ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करना है। सहारा वाले में कौन रहता है ये सब तुम देखते जाओगे। बुशमैन जो है बस जल्दी जल्दी करते हैं। तो बुशमैन क्या है तुम्हारा, ये दक्षिण अफ्रीका वाले भी एरिया में पड़ेगा बुशमैन। और इसके बारे में तुम देखोगे, याद रखोगे कि ये ना बद्दू है। बद्दू एक एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुशमैन कहाँ है? तो बुशमैन जो है कालाहारी मरुस्थल में वाले में पड़ेगा। और इसमें तुम देखोगे कि ये जो है ना बहुत ही फेमस जनजाति है बुशमैन वाली। और दूसरा क्या है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे है बद्दू। बद्दू का देखोगे अरब प्रायद्वीप में मिलेगा। भील जो है ना, भील, भील कहाँ मिलेगा जी? भील मिलेगा तुमको इस थार मरुस्थल वाले में। थार मरुस्थल वाले में जो है ये भील मिलेगा। हाँ, रेगिस्तान भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, तो याद रखोगे भील जो है ये भारत की सबसे बड़ी है। इसके अलावा कभी कभी एक चीज़ और दे देता है, थारू बिहार की सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल तुम्हारा पूर्वी भारत की सबसे बड़ी जनजाति हो गई। और कौन सा है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है तुम्हारा।
एक एक चलो तुम लोग कमेंट में एक बताओगे कि खिरमीज जनजाति जो है ना वो कहाँ पाया जाता है। खिरमीज, खिरमीज जनजाति के बारे में बताना है तुमको। खिरमीज, पिग्मीज, ये सब जो जनजाति है किधर मिलेगा, बताना तो जरा कमेंट सेक्शन में। इन सब के अलावा एक दो ट्राइब और है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे। सबसे पहला तो एक ये थारू, थारू जो बिहार में एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब है, उसके बारे में बताओगे। दूसरा ये बताना है तुम्हें कि ये जो राजी ट्राइब है, ये राजी भारत के किस राज्य में है, इसके बारे में बताओगे। फिर एक और ट्राइब है जो अभी काफ़ी न्यूज़ में रहा है, भारत का ही, जिसका नाम है तुम्हारा शोम्पेन। तो शोम्पेन बताओगे कि शोम्पेन जो है ये भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है। ये भारत के कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब है जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं। एक और गोंड ट्राइब है, गोंड, जिसके बारे में भी बताओगे कि ये किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ट्राइबल जो है खास तौर पे आपका अफ्रीका के ट्राइब, हाँ उत्तरी अमेरिका में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, उत्तरी अमेरिका में तो रेड इंडियन ही है, तो उधर कुछ है नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे एक और ट्राइब है जिसको बोलते हैं माओरी। माओरी ट्राइब के बारे में कभी कभी बहुत पूछता है कि माओरी ट्राइब जो है ये किस क्षेत्रों में पाया जाता है। तो कमेंट सेक्शन में इन सबका बताओगे कि थारू ट्राइब बिहार में है तो बिहार में किस जिले में है और ये क्यों फेमस है। दूसरा, ये राजी ट्राइब भारत के किस राज्य में है। शोम्पेन किधर पड़ेगा, गोंड किधर पड़ेगा। और एक ना तुम्हें अभी जो इतने सारे जंगल वंगल जो कटे थे, तो उसमें दो तीन ट्राइब का नाम उधर भी आया था, जिसमें एक था चोलांकिन। चोलांकिन ट्राइब था जो मेनली कर्नाटका केरला वाले एरिया में था, वो न्यूज़ में था, तो उसको भी ध्यान में रखोगे। और एक था, हाँ हाँ से कुछ नाम था, हक्कानी नहीं, हलाकी, हलाकी ट्राइब था, हलाकी ट्राइब था, ये कर्नाटका का ही है, ये भी बहुत न्यूज़ में रहा है। तो याद रखोगे रागी ये जंगलों में आग लगने के कारण बहुत परेशान हुए हैं ये लोग। सोम्पेन ट्राइब फर्स्ट टाइम वोट किया है इसलिए फेमस है। माओरी ये इंटरनेशनल ट्राइब है, तो बताना कौन से देश का है। गोंड क्यों फेमस है और भारत के किस क्षेत्र में मिलेगा। और ये हालाकी ट्राइब वगैरह जो है ये किधर देखने को मिलेगा। ट्राइबल जो है ना, आदिवासी जनजातियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आज के समय में। देखो अभी हमने ही बताया था, ऊपर हमने डिस्कस किया था हिंद महासागर वाले में, तो वैसे ही हमने यहाँ पर लिखा है कि इसमें से कौन सी ठंडी समुद्री धाराएं हैं। क्योंकि जो समुद्री जल धारा है ना बहुत फेमस है, मैंने पहले ही बताया ना, कौन सी गर्म है कौन सी ठंडी है, ये कौन से किस महासागर की है, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें बिल्कुल एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, दिमाग में पूरा वर्ल्ड मैप छपा होना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिकल हो ना हो, फिजिकल तो होना चाहिए। तो चलो, पहला है खाड़ी धारा। खाड़ी धारा जिसको हम लोग मेनली आपका कनेरियन ट्राइब भी बोलते हैं। ठीक है, किनारी जलधारा जिसको बोलते हैं। दूसरा ब्राज़ील जलधारा, तीसरा मोजाम्बिक और चौथा पेरोविक। तो बताओ इनमें से कौन सी है जो तुम्हारा ठंडी जलधारा है। ठीक है, जल्दी से अपने जवाब दोगे। ब्राज़ीलियन, मोजाम्बिक, कनेरी और पेरू, इसमें से कौन सी ठंडी जलधारा है। समुद्री करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा सही है। आपका पेरविक जलधारा जो है अभी हम लोगों ने देखा था ना यहाँ पे, हाँ देखो इस वाले में, तो इस वाले में क्या था, ध्यान से देखो। तो ये जो पेरविक जलधारा था ये क्या था, ये हमारा ठंडी जलधारा ब्लू से है। बाकी देखो बेंगुएला वाला भी ठंडा है। ये गुआना जलधारा गर्म है। फिर आपका खाड़ी जो बे ऑफ बंगाल वाली जो ये देखो, ये सब क्या है, सोमाली उमाली, ये सब क्या है, गर्म जलधारा है। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने को डिस्कशन अब बचा नहीं है। लेकिन इसको एक बार आप कंप्लीटली करके जाओगे, क्योंकि यहाँ से ना एक दो क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। खासतौर पे एक क्वेश्चन तो मैं मान के चलता हूँ कि जो लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उसमें तो बन जाएंगे, एसएससी वगैरह में भी। बुशमैन जनजाति ये हम लोगों ने कर रखा है ना, हाँ, देख ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करने वाली सीमाओं रेखाओं के नाम, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि जो बाउंड्री लाइन है उनके क्या क्या नाम है। भारत और पाकिस्तान तो अलग हैं, ठीक है, जिसको हम एलओसी भी बोलते हैं, या चाइना वाले को हम नाम देते हैं एलएसी। लेकिन क्या वास्तविक सीमा रेखा जो निर्धारित हुई थी आज़ादी के समय, क्या ये वही है। तो देखोगे तुम्हारे ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, डुरंड रेखा, रेड क्लिफ और एलएसी, या इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। आंसर यहीं पे तुम्हें दिख रहा है, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ देखो 1947 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर रेड क्लिफ। ठीक है, सर रेड क्लिफ के नाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बाल्कल प्लान
तो बाल्कन प्लान किसके द्वारा लिया गया, ये बहुत पूछा गया तो याद रखना। बाल्कन प्लान किसकी देन है, तो इसका नाम आंसर याद रखोगे माउंटबेटन। माउंटबेटन वो व्यक्ति था जो लास्ट गवर्नर जनरल था। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया कि दोनों का कैसे विभाजन रोका जाए, तो फाइनली उसने ये बाल्कन प्लान लाया कि ठीक है, हम इसके द्वारा ही सीमाओं का डिवीजन लाएंगे। तो इसी बाल्कन प्लान के तहत सर रेडक्लिफ को बोला गया कि अब भारत और पाकिस्तान, जिसमें उस समय बांग्लादेश भी था, याद रखोगे, जिसको पूर्वी पाकिस्तान बोलते हैं, तो दोनों पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान की सीमा रेखाओं का निर्धारण सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इसलिए उस पूरे लाइन का नाम भी रेडक्लिफ लाइन रखा गया था। मैकमोहन को दिया गया था भारत और चीन की सीमा रेखाओं, यानी उस समय चीन तो था नहीं, उस समय तिब्बत था। तिब्बत आज एक अलग देश था जिस पे चीन ने 1959 ईस्वी में कब्जा कर लिया। ठीक है, ये याद रखोगे, 1959 ईस्वी में चीन ने अटैक कर लिया और उसके द्वारा उसने बोला कि ठीक है, ये हमारे अंडर में है। और हमारे उस समय की ऐसी हमारी यहाँ मतलब क्या बोले नेतृत्व था जिसने बोला कि ये चीन का इंटरनल मैटर है। सोच लो, एक बड़ा देश छोटे से देश को हड़प कर जाता है, और भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्होंने बोला कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका अंदरूनी मैटर है। और इसी कारण से 3 साल बाद वही देश हमारे ही कुछ हिस्से को हड़प के ले गया, और उस समय हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाए। ठीक है, और उसको हम आज भी उसके कारण पछता रहे हैं। फिलहाल समझोगे कि इसका जवाब क्या होगा, तो इसका जवाब होगा सर रेडक्लिफ, जिनके द्वारा भारत और पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का जो बांग्लादेश है उसकी सीमा रेखाओं का भी निर्धारण हुआ था। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, याद रखोगे। एक और यहाँ पर जो ऑप्शन है तुम्हारा डुरंड लाइन, तो बताओ जरा डुरंड लाइन किसके किसके बीच की सीमा रेखा है। जो अभी इंडिया का मैप देखोगे तो इंडिया के मैप में ना इस टाइप से तुम्हें दिखेगा। तो ये तो जो निर्धारण हुआ था वो ये लाइन था। हालांकि पाकिस्तान ने अटैक किया और आज के टाइम में वो ये हिस्से तक कब्जा कर रखा है। ठीक है, इस हिस्से को तो उसने चीन को बेच भी दिया, 5,000 स्क्वायर फीट ये चीन को गिफ्ट कर दिया कि लो भाई। और यहीं से तुम देखोगे कि वो जो बनता है ना सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहीं से होके गुजरता है। और हम बार बार बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल देते हैं कि भाई देखो, हम नहीं मानेंगे तुम्हें क्योंकि ये हमारे हिस्से से गुजर रहा है। हमारे हिस्से से क्या ही गुजरेगा, इस पूरे पे तो कब्जा कर रखा है। इधर वाले पे चीन ने कब्जा कर रखा है, जिसको वो अक्साई चीन बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये है। लेकिन जो हमारा मैपिंग जो है उस वाले में देखोगे तो ये हिस्सा जो है ना, ये हिस्सा एक अलग देश से जुड़ता है जिसका नाम है अफगानिस्तान। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा थी उसको बोलते हैं डुरंड लाइन। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है क्वेश्चन में कि बताइए डुरंड लाइन जो है वो भारत के किस राज्य में है, तो याद नाम रखोगे JNK। हालांकि अब तो ये राज्य नहीं है, अभी एक केंद्र शासित प्रदेश ही हो गया है, तो याद रखोगे JNK में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा फिगर भी है कि बर्मा सेपरेट हो गया है। कब कब सेपरेट हुआ है, 1937 में। और ये ईस्ट पाकिस्तान उस समय का, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हो, और इधर का पाकिस्तान, ये दोनों का विभाजन लाइन जो है सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। इस लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ ध्यान से देखना, ये वाला लाइन देख रहे हो, ये है वो जो भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जिसको हम बोलते हैं डुरंड लाइन। ठीक है, और ये वाला लाइन जो था ये मेनली ये तो नेपाल बॉर्डर है, तो जो हमारे हिस्से में है ये सारा, इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन इधर भी। लेकिन चीन जो है वो इन सबको अपना अपना एरिया बताता है। खैर, फिलहाल सीमा रेखाओं का नाम याद रखोगे कि कौन सा किस नाम से जाना जा रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा और भूमध्य रेखा यानी तीनों कौन से महादेश से होकर गुजरता है। ये तो इजी सवाल है कि कौन सा ऐसा महादेश है जहाँ से कर्क, मकर और भूमध्य विश्व तीनों गुजरता है। ऑप्शन है आपके अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, अमेरिका जान ही रहो, साउथ अमेरिका को बोलते हैं, दक्षिण अमेरिका को, फिर यूरोप और एशिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, अफ्रीका है। अफ्रीका याद रखोगे कि वो देश है जहाँ से, ये महादेश है जहाँ से तीनों गुजरेगा। कर्क रेखा कहाँ से गुजरेगा, तो बोलता है कि उत्तरी अफ्रीका के पश्चिम भाग, जिसमें आपका सहारा, मॉरिटानिया, माली, मिस्र, अल्जीरिया और लीबिया से होकर गुजरता है, और नाइजर और चाड से भी, ठीक है, टच करता है।
तो कभी कभी ये पूछ देता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा ये देश है जो कर्क रेखा पे नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो एक बार भूमध्य रेखा को भी देख लेते हैं कि भूमध्य रेखा से कौन कौन से गुजर रहा है। भूमध्य रेखा से जो गुजरने वाले देश हैं उसमें देखो, उसमें गिबॉन है, कॉन्गो है, डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, रवांडा है, केनिया है और सोमालिया है। इतने देशों से होकर गुजर रहा है। मकर रेखा से कौन कौन गुजर रहा है, तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, ये तीनों से ही गुजर रहे हैं। मैप देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये मैप पे ये तीनों के तीनों दिखाया गया है कि मैप में देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है तुम्हारा देखो वेस्टर्न सहारा से होकर गुजरा, उसके बाद देखो अल्जीरिया से होकर गुजरा, लीबिया से होकर गुजर रहा है, और नाइजर और चाड को ये टच कर रहा है, इजिप्ट से होकर गुजर रहा है, और यहाँ पर देखो तो आपका इरिट्रिया से होकर गुजर रहा है। ठीक है, इधर आप देखोगे तो यूएई से होकर गुजर रहा है और ओमान से होकर भी गुजर रहा है। तो कभी कभी ये कंफ्यूजन भी दे देगा कि सऊदी अरब, यूएई, ओमान, इन तीनों से ही होके ये गुजर रहा है, इसको भी ध्यान रखोगे। जॉर्डन, कुवैत ये सब टच नहीं करेगा। विषुवत रेखा वाले में देखो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, गेबॉन है, उसके बाद फिर कांगो है, डीआरसी है यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, फिर तुम्हारा देख लो तो यहाँ पर जो देश है रवांडा है, और फिर आगे देखो तो केनिया है, और लास्ट में ये तुम्हारा सोमालिया है, सोमालिया का हिस्सा है। नीचे वाला देखो मकर रेखा तो बोत्सवाना, फिर इधर जिम्बाब्वे और सॉरी नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अमेरिका और मेडागास्कर, इनसे होकर के ये सारा गुजरेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नील नदी अफ्रीका के किस झील से निकलती है, सॉरी गुजरती नहीं, निकलती है। मालावी झील, सुपीरियर झील, चाड झील, विक्टोरिया झील। अच्छा, जब तक इनकी लोकेशन नहीं पता होगी ना, आप इतनी ईजी नहीं कर पाओगे। ये तो आपने पढ़ रखा है कि हाँ नील नदी जो है ये तुम्हारा 6600 किलोमीटर के आसपास है, 6660 भी कहीं कहीं देता है कि, और ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन वो ज़माना हमें लगता है कि अब बहुत पहले का है। अब के क्वेश्चन लेवल इतने आसान नहीं रहने वाले। अब या तो इसकी सहायक नदी पूछ देगा कि बताओ इनमें से नील नदी की कौन सी सहायक नदी है, या फिर इसकी उत्पत्ति पूछ देगा कि इसकी उत्पत्ति बताओ कहाँ से हुई है, या फिर ये पूछ देगा कि बताओ नील नदी कहाँ गिरती है। तो इन सारी चीज़ों को ही समझना पड़ेगा। नील नदी कहाँ से निकलती है, कौन कौन सी बड़ी नदियाँ हैं, फेमस नदियाँ हैं जो इसकी सहायक हैं, और ये फाइनली कहाँ जाके गिर रही है। तो जब तक आपको झील की लोकेशन नहीं पता रहेगी आप नहीं कर पाओगे। सुपीरियर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने रट्टा मारा होगा कि सुपीरियर जो है दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और ये है कहाँ, तो ये यूएसए और कनाडा के बाउंड्री पे है। ठीक है, यूएसए कनाडा की बाउंड्री पे ना 5 झीलों का एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स, तो ये ग्रेट लेक्स में ही जो सबसे बड़ा है वो है सुपीरियर। तो ये ऑप्शन तो आपका साइड हो गया, बच गया चाड, विक्टोरिया और मलावी। तो देखो इसके आंसर से आपको पता चलेगा कि ये विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील जो है ये आपकी नील नदी का उद्गम स्थल है। और देखो नील नदी का उद्गम जो है विक्टोरिया झील से हुआ है, ये याद रखोगे। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, ये भी याद रखोगे। ठीक है, विक्टोरिया झील कौन कौन से देशों के साथ सीमा साझा करता है या कौन कौन से देशों पे है, तो युगांडा, रवांडा, तंजानिया और केनिया, 4 देश जो हैं जिनकी बाउंड्री पे है ये। फिर से देख लो कौन कौन है, युगांडा, रवांडा, तंजानिया और केनिया, इन चारों के बाउंड्री लाइन पे है। और साथ ही साथ देखो नील नदी जो है ये कहाँ कहाँ से बहेगा, तो केनिया से बहेगा, दक्षिणी सूडान, सूडान, इरिट्रिया और मिस्र। तो 5 नदी से होके बहता है, ये भी याद रखना। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ, हालांकि इतना डीप तो नहीं जाएगा, उद्गम स्थल, इसके सहायक नदी और कहाँ से निकलती है कहाँ गिरती है, इतना तक बहुत है। ठीक है, चलो आपको मैं मैप भी दिखा देता हूँ। हाँ देखो ये है लेक विक्टोरिया। ठीक है, लेक विक्टोरिया को देखो तो पता चलेगा कि ये लेक विक्टोरिया जो है केनिया, युगांडा, इधर से आप देखो तो रवांडा और बुरुंडी है। रवांडा बुरुंडी देखो टच नहीं करेगा लेक विक्टोरिया को, यही कन्फ्यूजन है। ठीक है, युगांडा, केनिया, तंजानिया ये तीनों तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर देखना कि रवांडा बुरुंडी इसको टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है,
तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान से देखोगे। और यहाँ से जब ये निकलेगा ना, तो ये वाइट नील के रूप में निकलता है, सफ़ेद नील नदी। और उसमें उसमें देखोगे कि इधर से आके ना एक और नदी मिलती है, जिसको देखो लेक ताना से एक नदी मिलती है जिसको बोलते हैं ब्लू नील। और ये दोनों जब मिल जाती है तब जाके ये फाइनली नील नदी कहलाती है। कहाँ कहाँ से बह रही है, तो देखो केनिया से बहेगी, युगांडा से बहेगी, फिर इधर सूडान से बह रही है, सूडान के बाद फिर देखो आपका ये दक्षिणी सूडान, सूडान, फिर मिस्र से होते हुए फाइनली ये कहाँ गिरेगी, तो भूमध्य सागर में। याद रखना ये कहाँ गिरती है, ये भी सवाल आता है कि नील नदी कौन से स्थान पे गिरती है, कौन से सागर में गिरती है, तो भूमध्य सागर। यहाँ पर तुमको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा कि जो मिस्र की सभ्यता जो बसी है ये इसी के किनारे बसी है। देखो प्राचीन शहर जो तुमको दिखेंगे, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया दिख रहे हो, ये इसी के किनारे है, नील नदी के किनारे। हेलियोपोलिस ये इसी के किनारे है। गीज़ा जहाँ पे का पिरामिड फेमस है, ये इसी के किनारे है, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे कि ये सारी चीज़ों में, इन सारी चीज़ों में देखोगे यहाँ पर मेमोपोलिस, मैडम्स, हेराकोलीपोलिस, ये मेनली इम्पोर्टेंट जो सिटी है। तो देखोगे कि जो भी इम्पोर्टेंट शहर हैं अफ्रीका के वो इसी नील नदी के किनारे है। बाकी ये पूरा एरिया देखो ये वीरान पड़ा है। ये सिनाई पेनिनसुला, ये भी कभी कभी पूछ देता है कि सिनाई पेनिनसुला किस देश का है, ठीक है, सिनाई पेनिनसुला। क्योंकि एक टाइम था जब 1967 में युद्ध चला था जिसको बोलते हैं 6 डे वॉर। पूरा अरब एक तरफ था और इजराइल एक तरफ, बोला आ जाओ देख लेंगे। और सोचो इजराइल ऐसा देश जो अकेले 6 दिन में इन सबको पटक दिया, सबको हरा दिया और फाइनली इस पे भी पूरे पे कब्जा कर लिया था। जबकि ये पूरे मिस्र का क्षेत्र है, मिस्र के हिस्से में होता है। बाद में मिस्र ने बोला कि ठीक है भाई, हम आज के बाद तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएंगे, हमारा हिस्सा हमें लौटा दो। तो इसराइल ने उसे लौटा दिया था, ठीक है। लेकिन इसराइल की ताकत दुनिया ने मान ली थी उसी दिन कि एक अकेला देश जो इसने दुश्मनों से घिरा था फिर भी सबको हरा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सागर विश्व का सबसे बड़ा सागर है? ये तो तुम्हें आंसर ही दिख रहा है, दक्षिणी चीन सागर सबसे बड़ा सागर है, पूर्वी चीन सागर, अरब सागर, लाल सागर। लोकेशन याद रखोगे, दक्षिणी चीन सागर कहाँ है, तो चाइना के दक्षिण एरिया में तुम देखोगे वो भी है। पूर्वी चीन सागर भी चाइना के आसपास ही है लेकिन वो जापान से ज़्यादा मैच करता है। दक्षिणी चीन सागर क्यों फेमस है, तो याद रखोगे ये सबसे बड़ा सागर है। पूरी दुनिया का 80% जो ट्रेड है, व्यापार जो है, वो इस दक्षिणी चीन सागर से होकर गुजरता है। पूरी दुनिया का 30% जो तुम्हारे मैरीटाइम चीज़ें हैं, मतलब जो पेट्रोलियम उत्पादन है, वो इस क्षेत्र से होके आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये फेमस हो जाता है। और इसी क्षेत्र में को दिखेगा ताइवान, इसी क्षेत्र में तुमको दिखेगा फिलीपींस, इसी क्षेत्र में तुमको बाकी और भी कंट्री दिखेंगे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ देखो मैप देखो, ये इंपॉर्टेंट एरिया है तो याद रखोगे। ताइवान स्ट्रेट ताइवान में है। ये देखो पार्सल आइलैंड, कभी कभी सवाल आ जाता है कि पार्सल आइलैंड कहाँ है, तो दक्षिण चीन सागर में है, ठीक है। स्पार्टली आइलैंड ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन से जगह पे है, तो दक्षिणी चीन सागर में है। गल्फ ऑफ टोंकिन, टोंकिन की संधि ये जो है ना खाड़ी किधर है, लिजॉन स्ट्रेट ये किधर है, तो याद रखोगे ताइवान और फिलिस्तीन के बीच में है। फिर देखो सुलू सागर किधर है, तो वो भी इधर है, ठीक है। ताइवान स्ट्रेट किधर है, तो ये दक्षिणी चीन सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ने का काम करता है। और यहीं पे तुमको बहुत इंपॉर्टेंट शहर दिखेंगे। जैसे एक शहर है ग्वांझाओ, ग्वांझाओ बहुत फेमस है, मकाऊ बहुत फेमस है, हांगकांग बहुत फेमस है, सिंजियांग बहुत फेमस है। तो दक्षिणी चीन सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट होने का रीज़न क्या है, इम्पोर्टेंट होने का रीज़न ये है कि चाइना का पहले एरिया यहाँ तक था, इस सागरीय क्षेत्र। चाइना ने क्या किया, आर्टिफिशियल अपना अपना आइलैंड बसा दिया, मिट्टी भर के, बालू भर के। अब चाइना क्या क्लेम करता है कि ये यहाँ से ये पूरा पूरा जो क्षेत्र वो बोलता है कि ये हमारा है। और इसको वो नाम देता है, नाम याद रखोगे, इसको वो बोलता है 9-लाइन, 9-लाइन, कि ये हमारा पूरा हमारा एरिया है, ठीक है। तो वही कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब इस एरिया का सबसे बड़ा वो देश है और जैसे जैसे वो और बड़ा होगा, जैसा कि आज मैंने सुबह वाले वीडियो में बताया था,
रेयर अर्थ वाले में, कि जब वो और ताकतवर होते जाएगा तो धीरे धीरे उसके टक्कर का कोई नहीं रहेगा। और उसका सबसे बड़ा टारगेट जो इस एरिया का कौन है, इस एरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है उसका जापान, क्योंकि जापान से उसकी ऐतिहासिक दुश्मनी है। जापान एक टाइम पे पूरे चाइना को कब्जा कर चुका है, और चाइना में एक जगह था नानजिंग। नानजिंग जो है, मतलब चाइना वाले इस जगह को सुन करके ही उनकी रूह कांप जाती है, क्योंकि जापानियों ने भौकाल मचा दिया था, मतलब बहुत बेरहमी से यहाँ पे क्रूरता दिखाई थी। तो जापान उनका पहला दुश्मन है। दूसरा दुश्मन है उनका इंडिया। इंडिया उनका दुश्मन क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर में अगर हमको कोई टक्कर दे सकता है इस क्षेत्र में तो वो है इंडिया। तो इसलिए वो पूरा पूरा प्रयास करेंगे कि इन दोनों को फ्यूचर में डाउन करें, चाहे जैसे भी हो। और इसके लिए वो अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाएंगे। तो याद रखोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रोरिंग फोर्टीज, संभवतः ये हमने करवा रखा है कि ये रोरिंग फोर्टी वेस्टर्लीज किधर किस गोलार्ध में है? उत्तरी दक्षिणी भूमध्य सागर। ये तो इजी है, तो इसका तो याद होगा तुम्हें, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में क्यों नहीं है, इसका रीज़न बताओगे? उत्तरी गोलार्ध में जो गरजता चालीसा है वो क्यों नहीं काम करता है, तो उसका रीज़न देख लो। तो सीधा सीधा बता रहा है कि तेज़ हवाएं, रोरिंग फोर्टी जो है, फ्यूरियस 50 और चीखता 60s, ये तीनों के तीनों नाम जो है इम्पोर्टेंट है। तीनों, ये 1 2 3 जो नाम है, ये तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। और ये तीनों दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 के बीच में हमने बता रखा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पर ज़मीन नहीं है, तो जो हवाएं हैं बहुत तेज चलती है। उत्तरी गोलार्ध में ज़मीन है, उसके कारण यहाँ पर वो चीज़ें उतनी एक्टिव नहीं हो पाती। और इसीलिए इन तीनों को क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश बोलते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में घोड़े का व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये दिख जाएगा तुम्हें, फेरल सेल, हेडली सेल्स, पोलर सेल्स, ट्रेड विंड और वेस्टर्लीज। तो यहाँ पर आपको दिखेगा 40s, 50s और 60s। ठीक है, गरजता चालीसा, प्रचंड 50 और चीखता 60, ये तीनों। बोलता है सहारा रेगिस्तान में गिनी तट के की ओर से बहने वाली स्थानीय हवा का नाम डॉक्टर विंड भी है। ठीक है, यह हवा गर्म और शुष्क प्रवृत्ति की है और इसे डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है। ये हिंट है कि बताओ, सहारा रेगिस्तान में ना एक गर्म हवा चलती है, ये भी याद रखोगे। पवन भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं उतने ही, क्योंकि पवन भी की दिशा भी, जैसे लू कहाँ चलता है, टाइफून कहाँ चलता है, टोर्नेडो कहाँ चलता है, ठीक है, खमसीन कहाँ चलता है, सिरक्को कहाँ चलता है। तो ऐसे ही बोल रहा है कि सहारा रेगिस्तान में ना गिनी तट जो है, सहारा रेगिस्तान का जो गिनी तट है, तो गिनी तट से एक हवा चलती है। ठीक है, इसको डॉक्टर विंड भी कहते हैं। डॉक्टर विंड क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये ठंड के समय में चल रहा है और ये हवा गर्म है और शुष्क है, जिसके कारण ये वहाँ के लोगों को ना ठंड से राहत देता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं डॉक्टर विंड। तो बताओ कौन सा है? खमसिन, सिरक्को, हरमट्टन और चिल्ली। चिली तो नाम से भी पता चल रहा है कि देखो, चिली हमारा एक देश है जो दक्षिण अमेरिका में है, तो ये तो होगा नहीं। अब बताओ सिरक्को। सिरक्को मेनली फ्रांस वाले में है। ठीक है, फ्रांस में ही ये भी ठंडा, बहुत ठंडा चलता है, तो याद रखोगे। तो यहाँ पर कौन सा है? हरमट्टन। हरमट्टन जो है ये तुम्हारा डॉक्टर विंड है, ये याद रखोगे। और कौन से तट से चलेगा? गिनी तट से चलेगा। अभी हमने बताया ना कि कृषि और मत्स्य पालन के लिए बहुत सहायक है, और ठंड के दिनों में चूंकि ये चलती है तो इसलिए ठंड को कम कर देगी, तो इसको डॉक्टर विंड कहते हैं। चलो देखो, यहाँ पर जितने जितने हैं, ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको करोगे। ठीक है, कहाँ पे कौन सा पवन चल रहा है? तो सबसे पहले एशिया से ही करते हैं। एशिया में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, बट यहाँ पर याद रखोगे, भारत में ही है, जिसको बोलते हैं लू। ये स्थानीय गर्म पवन है, हॉट विंड है। जो रूस वाले एरिया में देखो, तो रूस वाले एरिया में कौन सा है? बुरान। और जो रूस वाले एरिया से ही मंगोलिया वाले क्षेत्र से की तरफ जो चलेगा वो है काला बुरान, या कारा बुरान भी बोलते हैं। फिर देखो, तुम्हारा जो नॉर्वे वाले एरिया से जो चलेगा वो है हेल्म। बोरा, बोरा इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ये जर्मनी वाले क्षेत्र में है। फिर तुम्हारा इधर देखो, फोन, मिस्ट्रल, ये सब ठंडी पवन है। फिर लेबॉन, सिरक्को गर्म पवन है। खमसीन, ये गर्म पवन है। हरमट्टन अभी हमने बताया कि ठंड के दिनों में चलेगा, गर्म पवन है। फिर तुम्हारा नॉन डायरेक्शनल है, ये भी वही चीज़ है, लू की तरह ही है, मन हुआ तो जब मन हुआ घूम जाएगा। ठीक है, तो हबूब है। उसके साथ देखो नीचे में एक बेर्ग है। फिर ब्रिक फील्डर, ये इधर ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक फील्डर
इसके बारे में पूछा जाता है कि ब्रिक फील्डर कहाँ चलने वाली पवन है और सोदरली ये किधर चलती है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है थोड़ा सा वो मैं तुम्हें बता दूँ। एक बुरान इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फोन इंपॉर्टेंट है, मिस्ट्रल इंपॉर्टेंट है, बोरा इंपॉर्टेंट है, सिरक्को, खमसिन, हरमटन ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। पेम्पेरो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कुछ अभी तक पूछा नहीं है पेम्पेरो के बारे में, लेकिन चिनूक के बारे में पूछा है। चिनूक और नॉरिएस्टर जो है ये दोनों पूछा जाता है। तो मिस्ट्रल, फोन, बोरा, सिरक्को, खमसिन, हरमट्टन, और फिर तुम्हारा इधर वाले में इतना इतना तो तुम्हें एकदम याद होना चाहिए। ये भी याद होना चाहिए किधर चलता है, और ये भी याद होना चाहिए कौन गर्म है कौन ठंडा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संकेतों को परावर्तित करती है? इजी सवाल है, फिर भी मैंने दिया है इसको कि चलो रिवीजन हो जाएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल। आयन मंडल को ही देखो, यहाँ पर आयन मंडल को ही क्या बोलते हैं? थर्मोस्फेयर बोलते हैं। तो याद रखना इस नाम को, थर्मोस्फेयर यानी आयन मंडल है, ठीक है, तो ये याद रखोगे। ऑप्शन नंबर डी है, वायुमंडल की 5 परतें हैं जिसकी अधिकतम दूरी क्या है? 1000 किलोमीटर है। अच्छा ये बताओ कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी सीमा है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कार्बन लाइन। तो ये नाम याद रखोगे, कार्बन रेखा। कार्बन रेखा यानी हमारे वायुमंडल का अंत है, उसके बाद हमारा अंतरिक्ष एक तरह से शुरू हो जाता है। हालांकि शुरू तो पहले ही हो जाता है, लेकिन उसके बाद हमारा बिल्कुल मतलब वायुमंडल खत्म है, तो बिल्कुल शून्य वायुदाब फील होता है, ठीक है। आयनित कणों से बना हुआ थर्मोस्फेयर है जो हमारा वो आयनोस्फेयर है। आयन, सबसे पहले बताओगे कि आयन किस चीज़ का बना होता है? आयन देखो, कोई भी न्यूट्रल एलिमेंट है, न्यूट्रल परमाणु है, जब इस पर सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है ना, तो इसको एनर्जी मिल रहा है और ये टूट जाता है। टूट जाएगा तो इसका एटम अलग हो जाएगा, बाकी अलग हो गया, तो या तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया या फिर ये नेगेटिव चार्ज। साथ ही साथ यहाँ पे ना और छोटा छोटा पार्टिकल निकलता है जिसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है। ये फोटोन ही मेन यहाँ पर जो है गर्मी को सोखने का काम करता है। इसीलिए यहाँ पर देखोगे कि जो ये थर्मोस्फेयर बोला जा रहा है इस फोटोन के कारण ही है, और यही वो फोटोन है, यही वो आयन है जो हमारा क्या करता है, उस रेडियो तरंगों को वापस भेजने का काम करता है, ठीक है। मध्यमंडल में उल्का पिंड जलेगा, ये तो पता ही होगा। ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ेगा। वायुमंडल में बाहरी अंतरिक्ष है। तो देखो ये फिगर दिखाया गया है, ये तुमने बचपन से ही किया होगा कि ये है तुम्हारा क्षोभ मंडल, जिसकी ऊंचाई यहाँ 20 दिखा रहा है लेकिन अलग है, ठीक है। ये विषुवत रेखा पे 8 किलोमीटर तक होता है और दूर पे 18 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फेयर जिसमें ओजोन गैस की परत दिखेगी, जहाँ वायुमंडल में हवाई जहाज पैराशूट सब उड़ेंगे, इसकी ऊंचाई जो है 50 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं कुछ पुराने किताब जो है 32 किलोमीटर भी देते हैं। मेटियोर जिसमें उल्का पिंड वगैरह जलेगा, उसको बोलते हैं मध्यमंडल। इसकी ऊंचाई पुराने किताब में तुमको 80 किलोमीटर तक दिखेगी। आयन मंडल या थर्मोस्फेयर जिसको बोलते हैं, इसको पुराने किताब में तुम्हें 640 किलोमीटर के आसपास दिखाएगा, ठीक है। और सबसे ऊपर वाला है तुम्हारा बहिर्मंडल, जिसमें हमारे जेट वगैरह जो है ना इंटरप्लानेटरी ट्रैवल करते हैं, दूसरे ग्रह दूसरे चीज़ों पे जाने के लिए, ठीक है। चलो एक सवाल तुमसे ये है कि बताओ, हमारा जो पढ़ते हो ना आईएसएस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक जाते हैं, रुकते हैं, काम करते हैं, जिसमें हमारे सुनीता विलियम्स वगैरह भी गई थी। तो ये बताओ कि ये कौन से मंडल में है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है आईएसएस, जो कि हमारी पृथ्वी की धरती के बाहर सबसे बड़ी संरचना है, तो ये बताओ कौन से मंडल का हिस्सा है? चलो 18वां पाक जल संधि, पाक जल मरुमध्य जो है किसको किसको जोड़ेगा? मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर, जावा सागर, मन्नार की खाड़ी, फारस की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर और अरब सागर, या इनमें से कोई नहीं? बताओ जी, अंडमान सागर और जावा सागर को कौन जोड़ेगा? जल्दी बताओ, अंडमान सागर और जावा सागर को कौन जोड़ेगा? अंडमान सागर और जावा सागर को जोड़ता है यही मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी को फारस की खाड़ी से कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। मन्नार की खाड़ी इस तरफ है और फारस की खाड़ी इस तरफ है। ये बीच में इसके पूरा हिंद महासागर आ गया, तो ये बीच में कोई नहीं है। मन्नार की खाड़ी इधर, और एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, नहीं, मन्नार की खाड़ी तो यही है, इसको बोलते हैं
याद आ गया, याद आ गया। इस वाले को बोलते हैं जो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ता है, इसको बोलते हैं मलक्का। देखो अभी कभी कभी भूल जाते हैं। मलक्का स्ट्रेट, मलक्का जल संधि जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यही वो रास्ता है जो अभी हमारे कंट्रोल में है, जिसके कारण चीन हम पे अटैक नहीं कर पाता है या हमारे नेवी को कंट्रोल में नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका सारा तेल एक पतला सा रास्ता है, वहीं से गुजरता है। अगर हम उसको चोक कर दें, क्योंकि यहाँ पर हमारा पूरा अंडमान सागर है, तो हम जब चाहें उसको बंद कर सकते हैं। सिर्फ यही एक रीज़न है कि थोड़ा सा वो सामा हुआ है। लाल सागर, अरब सागर, इसको कौन जोड़ेगा जी? लाल सागर को अरब सागर से, तो पता होगा बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब की जो जल संधि है वो जोड़ती है। चलो एक बार देख लो। तो इसका आंसर क्या था? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा, जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि देखो भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करती है और मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है। मलक्का स्ट्रेट जो है इंडोनेशिया के अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ती है, और बाकी और जो है वो तुमको इधर है। तो देख लो एक बार कि और कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का जिसकी बात हम कर रहे थे, एकदम बिल्कुल पतला सा है, तो अंडमान सागर को जावा सागर से जोड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ेगा। बाब अल मंदेब अरब सागर को लाल सागर से जोड़ेगा। स्वेज कनाल भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ेगा। तुर्किश स्ट्रेट हमने तुम्हें अभी पढ़ाया ना, बास्पोरस वाला जो था, तो वो काला सागर को एजियन सी से जोड़ेगा। फिर तुम्हारा उत्तरी सागर को इधर बाल्टिक सागर से जोड़ेगा डैनिश स्ट्रेट, और प्रशांत महासागर, इधर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ेगा? पनामा नहर। तो इस चीज़ को याद रखोगे। ये सारे इंपॉर्टेंट एरिया हैं तुम्हें, और इधर से ही सवाल आएंगे, एक ना एक सवाल तो आ ही जाते हैं। चलो पाक जल संधि को थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ। ये रहा तुम्हारा पाक जल संधि, जो किसको किसको जोड़ता है जी? तो एक तरफ है तुम्हारा मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, और दूसरा तुम्हारा ये बंगाल की खाड़ी, इसको जोड़ता है देखो पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट मतलब PAK नहीं, PALK बोलते हैं पाक, लेकिन लिखते हैं पाल्क वे, पाल्क स्ट्रेट। और ये जो तुम देख रहे हो ना, यही वो राम सेतु है, ठीक है, यही वो राम सेतु है। रामेश्वरम देख रहे हो, तो रामेश्वरम से यही वो राम सेतु है जहाँ से प्राचीन काल में भगवान राम श्रीलंका गए थे। तो अभी भी ये पुल है, भले ही अभी ये पानी के अंदर चला गया क्योंकि उस समय के लिए ही था ना, तो लेकिन अभी ये है। इस पर एक मूवी भी बनी है। फिलहाल याद रखोगे कि ये कौन से किसको किसको जोड़ेगा, तो बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से, और भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, ये याद रखोगे। पहले हमारा अंडमान वाला था, वो चला गया। जाफना एक इम्पॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पे एक संगठन था श्रीलंका का जिसका नाम था लिट्टे, ठीक है, जो काफ़ी नाक में दम कर दिया था, तो वो इधर से ऑपरेट करता था। चलो 19वां क्वेश्चन, चांद जो है पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 24 दिन, 14 दिन, 365 दिन, 27 दिन। चलो जल्दी जल्दी करते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों 27 दिन। बोलता है चंद्रमा जो है ना पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक ग्रह है और ये 27 दिनों में चक्कर काट लेता है, ये याद रखोगे। कुछ लोगों को लगेगा 24 दिन, 24 दिन नहीं होगा, 24 घंटे भी नहीं होगा, 27 दिन होता है। इसीलिए याद रखना कि देखना कभी भी कैलेंडर में, तो ज़्यादातर जो महीने हमारे होते हैं ना हिंदी में, वो कितने दिनों के होते हैं? 27 दिनों के होते हैं। 27 दिनों में हमारा, कभी कभी सुनते हो कि तुम्हारा 9वीं 10वीं मिक्स है, पहली और दूसरी तिथि मिक्स है। क्यों मिक्स है? क्योंकि हमारा चंद्रमा का जो घूर्णन काल है ना, वो 27 दिनों का है, और इसीलिए हमारे जो पूर्वजों ने जो हिंदी का कैलेंडर बनाया था ना, वो 27 दिनों के हिसाब से ही बनाया। भले ही 30 दिन का ही था, लेकिन वो दिनें वास्तव में 27 होती थी। और इसी कारण से देखते हो कि हर 3-4 साल में एक पूरा महीना बढ़ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लौंद, ठीक है। जैसे इस बार देखोगे लौंद का मेला लगेगा राजगीर में, और कोई ना कोई एक महीना देखोगे कि वो डबल हो जाता है, ठीक है, इसीलिए याद रखोगे। फिलहाल देखोगे कि सूरज की रोशनी आ रही है, क्वार्टर क्वार्टर चल रहा है, ये तुम्हारा न्यू मून भी, अमावस्या को न्यू मून बोलते हैं, तो याद रखोगे अमावस्या को क्या बोलेंगे? न्यू मून बोलते हैं, और पूर्णिमा को फुल मून बोलते हैं। बाकी तो ये क्वार्टर क्वार्टर तो तुम्हें याद ही है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन देखो कि विश्व की सबसे बड़ी नदी प्रणाली, अब ये भी बचा हुआ है ना, अभी तक तुमसे क्या क्या सवाल आ गया। सबसे लंबी नील, सबसे चौड़ी अमेजोन, ठीक है, सबसे बड़ा बेसिन एरिया
पूरी दुनिया में, तो गंगा ब्रह्मपुत्र। तो एक ये नदी क्यों बच रहा है, इसका भी जानकारी ले ही लो। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो बेसिन है, बेसिन समझते हो, जल पूरे कितने एरिया में फैलेगा, तो वो पूरा एरिया जो है ना, वो उसका बेसिन कहलाता है। जैसे गंगा नदी, तो गंगा नदी मान लो यहाँ से ऐसे बही, तो सिर्फ गंगा नहीं, इसकी सहायक नदियों का भी पूरा एरिया जो है ना, इसके बेसिन में काउंट हो जाएगा। यही है बेसिन। तो बोलता है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बेसिन किसका है, सबसे लंबी ये है, सबसे चौड़ी अमेज़न, सबसे बड़ा जो तुम्हारा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र। तो बेसिन याद रखोगे मिसिसिपी मिसौरी का है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, याद रखोगे, तीसरी सबसे लंबी है, और डेल्टा के मामले में दूसरा है शायद, और बेसिन के मामले में पहला है। तो देखोगे, हाँ, मिसिसिपी मिसौरी नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। विश्व की ये सबसे लंबी नदी है नील, 6650 किलोमीटर। अमेजॉन सेकंड नंबर पे आता है, 6400, ठीक है। और उसके बाद कौन आता है, कांगो आता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करेंगे, जिसको बोलते हैं सुंदरबन। और जो आपका मिसिसिपी मिसौरी है, देख लो पूरा का पूरा, यहाँ से देखो, मिसिसिपी यहाँ से निकलती है, और मिसौरी का देख लो यहाँ से निकल रहा है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है ये लोग, ठीक है, मिसिसिपी मिसौरी। इसमें देखो कौन कौन सी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ मिल रही है, ओहियो, अरकासनास, रेड रिवर, मतलब इनकी सहायक नदियाँ इतनी बड़ी बड़ी हैं जितनी हमारे यहाँ की गंगा है। तो इसी कारण से देखो कि इनका जो डेल्टाई क्षेत्र है ना, बहुत ही लंबा है। तुम देखो कि मतलब हैमिल्टन से शुरू हो रहा है, टोरंटो यानी कनाडा बाउंड्री से शुरू हो रहा है ये, और उसके बाद देखो पूरा साल्ट लेक, एक तरह से पूरा समझो अमेरिका ही कवर कर लिया है इसने। तो इसलिए याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टाई बेसिन है, बेसिन के मामले में कौन सा है, बेसिन के मामले में हमारा मिसिसिपी मिसौरी है। और कहाँ पड़ेगा ये, तो याद रखोगे उत्तरी अमेरिका में। यूएसए नहीं टिक करोगे, क्योंकि इसमें मैक्सिको का एरिया, सॉरी, इसमें कनाडा का भी कुछ एरिया है। तो याद रखोगे, हालांकि इसको अमेरिका में ही काउंट करते हैं, अमेरिका की ही नदी है, लेकिन ये नॉर्थ अमेरिका कहना ज़्यादा अच्छा होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कर लोगे, ठीक है, इसमें कुछ बताना नहीं है। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये भी आई थिंक तुम्हें याद ही होगा, सुपीरियर झील है। चलो ये करते जाना है बस। हाँ, ये याद रखोगे कि यहाँ पर जो है ना सुपीरियर झील, ये कहाँ पे है, तो अमेरिका कनाडा की बाउंड्री पे है। यहाँ पे 5 झीलें हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स बोलते हैं, महान झील बोलते हैं। इन 5 झीलों में से एक मिशिगन झील जो है ना, ये कनाडा के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो इसका नाम ये याद रखोगे। तुमसे पूछ देगा कि इन पांचों में से कौन सा ऐसा झील है जो कनाडा के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो देखो इनकी फ़ोटो भी मैं लेके आया हूँ। लेक सुपीरियर, ये याद रखोगे, दुनिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। फिर लेक ह्यूरन, लेक इरी, लेक ओंटारियो। तो ये 4 तो कनाडा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ये देखो, ये बाउंड्री लाइन है, ठीक है, 49 डिग्री, 49 डिग्री लाइन, ये इसको संभवतः मिशिगन जो है ना, लेक मिशिगन, ये इसके साथ सीमा साझा नहीं करता। तो इन चीज़ों को याद रखोगे, और इन पांचों को मिला करके क्या बोलते हैं, ग्रेट लेक्स। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, याद रखना ये सारा। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कौन सा भूवैज्ञानिक सिद्धांत दिया गया था, ये संभवतः लास्ट क्वेश्चन है, ये तो तुम्हें याद होगा। बिग बैंग थ्योरी, महाद्वीपीय सिद्धांत, भूकेंद्रीय सिद्धांत, या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी होगा। कि अल्फ्रेड नोबल ने ही ये बताया था कि देखो जी, ये जो हमारा ब्रह्मांड है ना, ये पहले क्या हुआ, एक बिंदु पे केंद्रित हुआ, और इतना भयानक विस्फोट हुआ कि जिसके कारण ये सारा चीज़ फैला है। तो देख लो, एक टाइम था जब बिग बैंग हुआ यहाँ पे, ठीक है, और बिग बैंग होने के बाद क्या हुआ, पूरा इन्फ्लेशन हुआ, पूरा ब्रह्मांड जल गया जी, ठीक है। और जल गया तो देखो कितने सेकंड में जला, तो बोला 10⁻−32 सेकंड। सोचो कितना भयानक और कितना तेज ये फटा होगा, कि 10⁻−32, यानी 1 सेकंड को भी तुम नीचे में ना 10 के 32वें भाग तक ले जाओ, उतने तेज ये फटा। 1 माइक्रो सेकंड, 1 माइक्रो सेकंड समझ रहे हो, 10⁻⁻6। 1 माइक्रो सेकंड बाद ना क्या बना, प्रोटॉन का निर्माण हुआ। प्रोटॉन, प्रोटॉन समझ रहे हो ना, नाभिक।
उसके बाद न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रॉन बना होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म भी हो गया। 0.01 सेकंड में ये शुरू हुआ विस्फोट के बाद, और 20 मिनट बाद ये पूरी प्रक्रिया खत्म। उसके बाद बीच का ये एरिया देखो, एकदम डार्क, कुछ नहीं है इधर, कुछ भी नहीं। यानी एक ऐसा भी टाइम था जब पूरा का पूरा ब्रह्मांड क्या था, ब्लैक था, कुछ भी नहीं दिखता था। और फाइनली ये प्रकाशमान कब हुआ, 3,80,000 यानी लगभग 4 बिलियन ईयर बाद। यानी सोचो कि जब बिग बैंग हुआ, जब पूरा ये ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ, उसके लगभग 4 लाख साल बाद जो है हमारा पहली बार ब्रह्मांड जो है ना, ये प्रकाशमान हुआ 4 मिलियन ईयर बाद। ठीक है, 4 मिलियन ईयर बाद, क्योंकि यहाँ पर देखो न्यूट्रल हाइड्रोजन पार्टिकल्स आए। धीरे धीरे यहाँ से जो धूल कण था वो तारों का निर्माण होना शुरू हुआ, और आज के समय में देखो मॉडर्न यूनिवर्स यहाँ है 13.8 बिलियन ईयर बाद, जिसके कारण, जिसके बारे में बोला जा रहा है कि ये और भी आगे जाके फैलेगा ही फैलेगा, फिर से फैलता ही जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन थ्योरी, कि ब्रह्मांड जो है लगातार क्या हो रहा है, फैल रहा है। चलो, आज के टाइम में ये इतना ही क्वेश्चन था। बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वगैरह कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाओ, क्योंकि देखो मेहनत तो काफ़ी लग जाती है। ध्यान दोगे तभी ध्यान दे पाएंगे हम भी। थैंक यू सो मच। आज कोशिश ये की गई थी कि आपके क्वेश्चन को हिंदी में भी रखा जाए। थैंक यू।